हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी के आपके अपने चैनल यूर लर्निंग 101 में। तो आज हम क्लास 6 का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो देखिए, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राज्य कैसे बना, राजा की जीवनी में कैसे बदलाव आए और प्राचीन गणराज्य क्या है और गणराज्य क्या है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, करीब 300 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दी। 300 साल पहले, आज से 300 साल पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया थी, मतलब राजा का बेटे राजा बनेगा, इस प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिला। ठीक है, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कुछ लोग जो थे वो बड़े बड़े यज्ञों को करते थे। वे यज्ञ कौन करवाते थे? ब्राह्मणों, पुरोहितों सब करवाते थे। तो कुछ लोग जो थे वो यज्ञों करके प्रतिष्ठित हो गए राजा के रूप में। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ये यज्ञ जो है वो विशिष्ट पुरोहितों या पंडित द्वारा संपन्न किया जाता था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही यज्ञ था जिसमें एक घोड़ा को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था दोस्तों। देखिए, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि एक राजा को उनके घोड़े और उनके सैनिक, जो राजा के सैनिक, उनके निगाह में उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहाँ भी कहीं जाता था। ठीक है, अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लिया, रोकने का प्रयास किया, तो उसे युद्ध करना होगा और युद्ध करके वो जीत जाता था, उस घोड़ा को भी और उस राज्य को भी। ठीक है, वाहन समेत राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर आप रामायण देखते होंगे तो आपको मालूम होगा, जो राम भगवान का जो बेटा जो था लव कुश, वो भी राम भगवान से लड़ गए थे। वह अश्वमेध घोड़े के ही कारण था। उसमें भी घोड़ा को पकड़ लिया था, अश्वमेध घोड़ा को, इसके कारण ही युद्ध हो गया था दोस्तों। ठीक है, अब है वर्ण। वर्ण जाति का समूह होता है। वर्ण क्या होता है, इसके बारे में देखिए। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? पुरोहितों मतलब पंडित, ब्राह्मणों ने 4 वर्ग में विभाजित किया है जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब क्या हुआ 4 वर्ण? तो देखिए, प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रत्येक वर्ण जो थे उनके अलग अलग कार्य निर्धारित थे। मतलब क्षत्रिय जो है वो युद्ध करेंगे, ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे, ये सब निर्धारित था काम। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो आता है वर्ण वह ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या था? उनका काम था वेदों को अध्ययन करना और अध्ययन या अध्यापन करना और यज्ञ करवाना। मतलब वेद को पढ़ना या पढ़ाना ब्राह्मण का काम था दोस्तों। ठीक है, और क्षत्रिय का क्या काम था? क्षत्रिय, उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। क्षत्रिय महाराणा प्रताप सब युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे दोस्तों। ठीक है, और क्षत्रिय में आपको राजपूत सब आएंगे। ठीक है, और वैश्य इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। वैसे अभी यादव सब होते हैं वैश्य। ठीक है, ये क्या करते थे? ये कृषक थे, पशुपालक थे और व्यापारी थे वैश्य लोग उस समय में। ठीक है, और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। देखिए, क्षत्रिय को और वैश्य को, ये दोनों यज्ञ करवाते थे। किससे करवाते थे? ब्राह्मण से करवाते थे यज्ञ। ठीक है, और शूद्रों को यह करवाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। अनुष्ठान मतलब यज्ञ सब करने का नहीं था अधिकार। शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। शूद्र जो थे वो वेद का भी अध्ययन नहीं कर सकते थे। शूद्र क्या होते थे? शूद्रों, भीमराव अम्बेडकर का जाति, ये सब शूद्र जाति में आते थे। ठीक है,
अब है जनपद। देखिए जनपद क्या होता है। राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो गए थे। राजा जो हैं वो अब जन के राजा ना होकर, एक समूह का राजा ना होकर, वो जनपदों के राजा हो गए थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जन जहाँ पे लोग बसते हैं उसकी जगह को हम जनपद कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए पुरातात्वविदों ने इस जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है। लोगों को रहने की जो जगह है वो पुरातात्वविदों ने उन्हें खुदाई की है। कहाँ कहाँ पे खुदाई की है? दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली में पुराना किला के पास खुदाई की है पुरातात्वविदों ने जनपद की जगह पर। उत्तर प्रदेश में मेरठ, मेरठ के पास हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आप अगर महाभारत देखते होंगे तो हस्तिनापुर आप जानते होंगे, ठीक है। अब है खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियाँ में रहते थे। जनपद के लोग झोपड़ी में रहते थे, ये पुरातात्वविदों को खुदाई करके पता चला है दोस्तों। मवेशियों को पालते थे, मवेशी जानवर गाय भैंस सबको पालते थे जनपद के लोग, ठीक है। खुदाई से पता चले ये सब साक्ष्य मिले हैं। चावल गेहूँ जो जैसे फसलों को उगाते थे, खेती भी करते थे जनपद के लोग, ठीक है। अब आगे जनपद से हो जाता है महाजनपद। अब महाजनपद क्या होता है? देखिए 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जो जनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें हम महाजनपद कहते हैं, ठीक है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। महाजनपद की एक, जैसे अभी राज्य की राजधानी होती है उसी प्रकार महाजनपद की भी राजधानी होती थी दोस्तों, ठीक है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अब किलेबंदी क्या होता है? तो देखिए किलेबंदी, उनके चारों ओर लकड़ी, ये देखिए ईंट होगा यहाँ पे, ईंट, लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किलेबंदी होते हैं कि चारों ओर से लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी जिससे कोई अन्य राजा अटैक न करते। इसके कारण महाजनपद के राजा ऐसे करते थे, ठीक है। लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि राजाओं सब दूसरे राजाओं डर के कारण वो अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करते थे। चारों तरफ से घेर के रहते थे, वो इस घर में रहते थे, ठीक है। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना, सुनिश्चित योजना आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। सही बात दोस्तों, विशाल जो दीवार बनाएंगे इसमें हमको लाखों मजदूर भी लगेंगे, लाखों ईंट लगेंगे और एक सुनिश्चित योजना बनाना पड़ेगा हमको, तभी हम दीवार को खड़ा कर पाएंगे दोस्तों। अब है कर। अब कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है टैक्स। टैक्स पहले राजा सब टैक्स लेते थे। देखिए महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे। महाजनपदों के राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे और उन किलों को बड़ी सी रखते थे, ठीक है। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अपने नियमित रूप से कर मतलब होता है टैक्स, वो सुनने लगे। देखिए महाजनपद के राजा जो थे वो लोग पहले उपहार देते थे राजा को, उस पर निर्धारित ना रहकर वो नियमित रूप से लोगों से वसूलने लगे, टैक्स वसूलने लगे, ठीक है। राजा कर लेने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। 1/6 हुआ हिस्सा कर टैक्स के रूप में निर्धारित किया जाता था। उस समय के लोग अधिकतर कृषक थे, तो इसके कारण फसलों पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते थे राजा सब। 1/6% हिस्सा जो था वो निर्धारित किया गया था टैक्स फसलों पर, ठीक है। अब है कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए टैक्स प्रायः श्रम के रूप में चुकाते थे, श्रम आवास के रूप में चुकाते थे टैक्स, ठीक है। अब है पशुपालकों, व्यापारियों और आखेट को भी कर देना, टैक्स देना पड़ता था। अलग अलग कारण से पशुपालक को, व्यापारी को और आखेट को भी टैक्स देना पड़ता था महाजनपद के राजा को, ठीक है। अब है कृषि में परिवर्तन।
इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़ी परिवर्तन आए। ठीक है, पहला परिवर्तन क्या था, तो हल का फाल अब लोहा का बनने लगे। हल का जो फाल था वो पहले लकड़ी का बनते थे, अब वो लोहा का बनने लगे दोस्तों। ठीक है, और दूसरा क्या था, खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाना छोड़ दिया। अब धान के पौधे का रोपण शुरू किया कि अब लोग मॉडर्न हो चुके थे, लोग अब बीज छिड़क कर खेती करना छोड़ दिए थे। अब लोग पौधे लगाते थे, पौधे लगाकर अब खेती करते थे लोग। ठीक है, देखिए रोपण का जो काम है वो दास दासी तथा भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं होता था, भूमिहीन मजदूर सब करते थे रोपण का काम, क्षुद्र जाति के लोग करते थे। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण, तो सबसे पहला सूक्ष्म निरीक्षण जो है वो मगध का है। मगध लगभग 200 साल के भीतर मगध के सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गए। देखिए 200 साल के भीतर ही मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, तब वो महाजनपद हो गए मगध। गंगा और सोन नदी यहाँ पे होगा, गलती हो गया। गंगा और सोन नदी जैसे नदियों मगध से होकर बहती है। ठीक है, गंगा, सोन नदी और यमुना नदी भी आपको मगध ही आपको मिलेगा। मगध मतलब बिहार। ठीक है, यातायात, यातायात मतलब होता है ट्रेवल, यातायात, जल वितरण और जमीन उपजाऊ। देखिए गंगा और जब सोन नदी मगध से होकर जाती थी, इससे क्या क्या फ़ायदा होते थे। पहले तो यातायात मतलब ट्रेवल जो करते थे नदी से, ये टैक्स सब आते थे बिहार को, बिहार बोले तो मगध को। और दूसरा फ़ायदा क्या था, जल वितरण हो जाता था। ठीक है, और ज़मीन उपजाऊ हो जाता था वो जब बाढ़ सब आता था तो। ठीक है, मगध का, मगध के जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर कर सेना में लगाते थे। देखिए मगध के जंगल से हाथी को पकड़ लेते थे, उनको पकड़कर प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर सेना में लगाते थे। इससे प्रतीत होता है कि मगध का जंगल बहुत विशाल था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदान है, लोहा का खदान मिला है मगध में। ठीक है, मगध में बिंबिसार तथा अजातशत्रु बहुत शक्तिशाली थे। ये 2 सम्राट का नाम है, बिंबिसार और तथा अजातशत्रु, ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे। यह अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। ये बिंबिसार तथा अजातशत्रु ये बहुत शक्तिशाली थे। ये अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये संभव जितना हो सकता है इनको वो साधन अपनाते थे। मगध पहले बहुत शक्तिशाली राज्य था, अभी सबसे पीछे राज्य बन चुका है बिहार, मगर पहले बहुत था आगे। महान पद्मनंद शासक, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला दिया। महापद्मनंद ये राजा शासक थे, ये उन्होंने नियंत्रण किया अपने क्षेत्र में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में जो भी है वहाँ तक अपना शासन फैला दिया था महापद्मनंद। ठीक है, राजगिरी, आधुनिक में राजगीर बन चुका है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की राजधानी राजगीर बन चुकी है। पहले जो था वो राजगिरी था राजधानी, उसके बाद पाटलिपुत्रम, पटना को बनाया गया। ठीक है, राजधानी मगध का। अब है दूसरा सूक्ष्म निरीक्षण जो किया गया था वो वज्जी है। ठीक है, कि वज्जी की राजधानी वैशाली, वैशाली अभी वर्तमान में बिहार बन चुका है, वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ पे थी, वैशाली थी। ठीक है, अब हम वज्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हाँ, अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। वज्जी में आपको अलग किस्म का शासन व्यवस्था देखने को मिलेगा जिन्हें गण या संघ कहते हैं। देखिए गण क्या होता है, गण मतलब होता है समूह के लिए किया जाता है, एक सदस्यों के समूह के लिए। ठीक है, और संघ क्या होता है, संघ का अर्थात होता है संगठन या सभा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए आप लोग। उसके बाद है गण या संघ में कई शासक होते थे। ठीक है, कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाते थे। गण या संघ का ये रूल था, अलग प्रकार का यहाँ पे राजा चलता था कि
कभी कभी इनमें कई राजा थे इसमें, तो जब लोग शासन करते थे तो कई राजा को इसमें माना जाता था वजी में। ठीक है। अब है स्त्रियाँ, दास तथा कमाकर, कमा का मतलब मजदूर, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियाँ, दास और कमाकर मजदूर सब थे वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, गण या संघ के सभा में। ठीक है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं, ऐसा उनके पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है। गण या संघ वजी से ही संबंधित है। ठीक है। गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। वो शासक गुप्त शासक थे जिन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर का क्या हो गया, द इंड। यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई दोस्त न्यूमन के साथ चैप्टर 6 को लेकर। चैप्टर नंबर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर रहेगा 6। ये हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो। ठीक है। धन्यवाद।